साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, वर्णमाला से टॉप क्लास 102 सवाल मैंने आप लोगों को कल कवर कराए थे। उससे आगे आज आप लोगों को वर्णमाला से बहुत ही उपयोगी सवाल कवर कराने वाला हूँ। आज वर्णमाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी कि लगभग 200 क्वेश्चन आपके पास पहुँच चुके होंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए किसी भी एक्सरसाइज से 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का। 103 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। आप लोग भी अपना आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऊष्म व्यंजन विकल्प ए में दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, या विकल्प सी या विकल्प डी में दे रखे हैं। तो अगर मैं बात यहाँ ऊष्म व्यंजन की करता हूँ तो उसके हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक है। तीनों प्रकार की सय, सलजम, षटकोण, सपेरा और इसके साथ साथ में है हलकारा। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4। ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है हीट, यानी कि जिनको बोलते समय ऊष्मा का संचार हो, मुख से गर्म हवा निकले, मुख का जो मार्ग है वो सकरा हो जाए, वॉइस रगड़ खाती हुई आए, तो वो ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 104 का आंसर करिए, ऊष्म व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। देखिए, है भी होता है, ये वाला सलजम भी, ये षटकोण भी होता है, लय नहीं होता। ये जो लय होता है दोस्त, ये पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक यानी इसकी वॉइस पार्श्व से निकलती है। सवाल नंबर 105 में देखिए, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। 105, जिस एग्जाम ने जिस प्रकार से पूछा उस एग्जाम को उसी प्रकार से शामिल कर लिया गया। तो देखिए ऊष्म व्यंजन अगर आप लोगों ने चुना है विकल्प बी को तो बिल्कुल ठीक है। ये रे ले वे ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। चे छे जय जय ये तालव्य व्यंजन है। टे ठे डे ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। आगे बात करते हैं 106 नंबर सवाल की। तो 106 नंबर का आंसर करिए, ऊष्म व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया था। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है। लय पार्श्विक व्यंजन हो गया, चे छे झ ये तालव्य व्यंजन हो गया, मैं पे फे बे भे मैं ये आपका ओष्ठ व्यंजन हो गया। इस प्रकार से है जो बचा हुआ है यही आपका ऊष्म व्यंजन है। और जो है दोस्त ये कंठे की कैटेगरी में भी जाता है। आगे बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से तीनों प्रकार की से और है व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं। सही आंसर जाएगा तीनों प्रकार की से, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। विकल्प आपका सी राइट है। चलिए देखिए, अगले एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग भूल नहीं सकते इसको। तय थे दे धे ने ये आपके दंत्य व्यंजन होते हैं। चे छे जय झे ये आपके तालव्य होते हैं। टे ठे डे ढे ये आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तीनों प्रकार की से और है यही ऊष्म व्यंजन है दोस्त। आगे बात करते हैं, त्रय त्रिशूल किस वर्ण के संयोग से बना हुआ है। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कवर कराया था, वो था छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेयश्राब। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब है जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजन के मेल से बना हुआ है। तो त्रय त्रिशूल किन वर्णों के मेल से बना हुआ है दोस्त। जो त्रय त्रिशूल है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। इसमें तय होता है, रय होता है, क्या ऐसे बनता है। क्या ये बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे नहीं सर गलत बताया है। बिल्कुल गलत ही बताया। इसमें आदि तय और रे आती है, ठीक है ना। तो याद रखना ये चीज़ बी विकल्प में बिल्कुल सही है, जो हो जाएगा त्रय हो जाएगा, तय रे त्रय। आगे बात करते हैं छत्रक वर्ण की। ये किस वर्ण के योग से बना हुआ है छत्रक, याद रखना, ठीक ना। छत्रक वर्ण किस वर्ण के योग से बना हुआ है। देखिए आपसे बात करता हूँ छत्रक, इसमें आधा क होता है प्लस षटकोण वाला स होता है। तो इसका राइट आंसर तो गया आपका ए विकल्प। दूसरा, अगर यही आप लोगों से पूछ लिया जाए त्रय त्रिशूल किसके मेल से बना हुआ है, तो इसमें आधा तय होता है, रे होता है दोस्त। ये याद रखना। थोड़ा सा इस फॉन्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। दूसरा, अगर आप लोगों से पूछे ज्ञानी वर्ण किन किन के मेल से बना हुआ है,
तो दोस्त जो ज्ञानी वर्ण है ये बना हुआ है आधा जय होता है इसमें, ज्ञानी में आधा जय प्लस अय्या वाली ण होती है ये वाली, ठीक है ना, याद रखना। इसके साथ साथ में श्रेय श्राव और रह गया। ये जो श्रेय श्राव है इसमें आधा सलजम वाला स होता है और फिर रह होता है, श्रेय श्राव इसके मेल से बनता है। तो प्रत्येक आप लोगों ने पहचान लिया भाई कौन किसके मेल से बना हुआ है दोस्त, याद रखना ये, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है जो दो के मेल से बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 लिखवाई है मैंने, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेयश्राव। तो देखिए, तो फिर कौन सा आ गया, श्रेय श्रमिक। आप कहेंगे सर ए विकल्प राइट कर देते हैं इसका, तो बिल्कुल ठीक है, आपका राइट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ज्ञानी किन वर्णों के योग से बनता है, ये भी आ चुका है, यूपी SSC जेई एग्जाम था 2015 का, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्ञानी जो वर्ण है अभी बताया था मैंने, इसमें आधा ज होता है दोस्त, अय्या फिर इसमें और जुड़ जाता है, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल ठीक है। आप लोग ये सोचिए कि इसमें से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, फटाफट से करिए 113 नंबर सवाल का आंसर और चेक करिए अपने आप को। मैं लगातार इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आपको दूंगा, SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है भाई, तो ये छत्रक भी होता है, त्रिशूल भी होता है, ज्ञानी भी होता है, श्रेयश्राव भी होता है, सिर में ये जो षटकोण है ये नहीं होता, ये ऊष्म व्यंजन होता है दोस्त, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, श्रेय श्रमिक एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी श्रेय श्रमिक किन वर्णों के योग से बना हुआ है। 114 नंबर के लिए फटाफट से आंसर कर दो भाई सभी लोग, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये टॉपिक से काफ़ी हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो जो श्रेय श्रमिक है दोस्त, इसमें आधा स है, इसमें आधा स प्लस र बनता है श्रेय, श्रेय श्रमिक, याद रखना। तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन अब इस हिसाब से देखें तो आपको सी वाले ऑप्शन को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, याद रखना। आगे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, सवाल नंबर 115 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं दोस्त, तो याद रखना जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें नाम देते हैं संयुक्त व्यंजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ए विकल्प बिल्कुल राइट है, क्योंकि दो के मेल से ही संयुक्त होता है, या संयुक्त का मेल ही एक से अधिक व्यंजनों का मेल होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। ये बताइए भैया, यूपी टेट एग्जाम ने पूछा था ये संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। 116 नंबर का आंसर करिए भाई फटाफट से, प्रत्येक सवाल के अकॉर्डिंग आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, इतने ही समय में आप लोगों को आंसर मुझे भेजना होगा। छत्रक भी होता है, त्रिशूल भी होता है, ज्ञानी भी होता है, यह नहीं होता। यस, ये और से मैंने बताया था तालव्य होते हैं, ये जो यह है, यह रे लव है, ये अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक्य व्यंजन नहीं, अर्थात जिसको बोलने में नाक का प्रयोग ना करना पड़े। नासिक्य व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक्य की कैटेगरी में भी आता है, नासिक्य की कैटेगरी में भी आता है। तो देखिए उसमें आपको मैं भी मिलेगा, पै फै बै भै में, अय्या भी मिलेगा, न भी मिलेगा, लेकिन थ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 117 के लिए डी विकल्प बिल्कुल सही था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 118। जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलते हैं एक जैसे, तो याद रखना जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो नाम होता है द्वित्व व्यंजन। क्या नाम होता है, द्वित्व व्यंजन। इसे युग्मक ध्वनि भी कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे युग्मक ध्वनि भी, अर्थात युग्म अर्थात जोड़ा, जो जोड़ा है ना, तो याद रखना जोड़े वाली भी बिल्कुल यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दो समान व्यंजन, क्योंकि इसने समान व्यंजन बोला है, द्वित्व व्यंजन, जैसे कि आप लोग देखिए द ई, लिल्ली, दिल्ली, ये रे दोनों समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप कभी इससे कुछ और लहजे में सोच जाओ, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। आगे अगला सवाल देखिए, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है ना। यहाँ पे शर्म लिखा हुआ है, क्यारी लिखा हुआ है, बालक लिखा हुआ है, गुलाम लिखा हुआ है, क्या आंसर करने वाले जरा बताओ। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था इत्यादि, इन्हें गुच्छ व्यंजन भी कहते हैं, याद रखना। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, है ना।
जैसे क्यारी, जैसे क्यारी हो गया, कच्चा हो गया, तो यहाँ पर क्यारी है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करिए। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से? अल्प प्राण, देखिए सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, ये रे ले और वे आता है, याद रखना अल्प प्राण की कैटेगरी में। तो अल्प प्राण में 1 3 5 ये रे ले वे और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर क्या करेंगे? तो 1 3 5 ये ख दूसरे नंबर पर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरे नंबर वाला नहीं है, तीसरे नंबर वाला चाहिए, तो कै खे गै, तो इसलिए अल्प प्राण में गै जाएगा दोस्त। आगे अगला निम्नलिखित में से पकड़िए अल्प प्राण की कौन सी ध्वनि है। 1 3 5 बताया था मैंने, अगर 1 3 5 के हिसाब से देखोगे तो कैसे ही तो शुरुआत होगी, कै खे, क्योंकि कै जो है कंठे वर्ग का पहला व्यंजन है, याद रखो। आगे किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? जहां पर वायु कम समय लगे, प्राण कम खिंचे, नाम अल्प प्राण कहलाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर था। अगला कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? सवाल नंबर 123 में आंसर कर दो भाई। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो कचट तप और गजट तप के अकॉर्डिंग आपकी वर्णमाला लिखी जाती है। जो कचट तप होता है वो वर्ग का, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है कचट तप, और गजट तप प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो उस हिसाब से देखें तो कै चे चीरा चे यही अल्प प्राण है, क्योंकि चे अपने वर्ग में पहला है, बाद बाकी सभी कोई दूसरा है, कोई चौथा है, याद रखना। दो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है, यानी कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे छांट के बताइए भाई। सवाल नंबर 124 में कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण नहीं है? तो 1 3 5 ये रे लेवे, याद रखना 1 3 5 ये रे लेवे और सभी स्वर ये नहीं होने चाहिए। तो देखिए 1 1 3 ये वाला नहीं है, क्योंकि ये कौन से नंबर पे आता है? 2, ये महाप्राण है, ख जो है वो महाप्राण है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? अर्थात घोष भी होना चाहिए, घोष का मतलब वाइब्रेट, घोषणा, घोष का मतलब होता है वाइब्रेट यानी कंपन, और महाप्राण अर्थात बोलते समय ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा प्राण खिंचे, ठीक है। तो भाई महाप्राण में जो कंडीशन जाती है वो जाती है 2 और 4 नंबर की। 2 और 4 नंबर तीनों प्रकार की इसमें से आ जाएंगी, ठीक है ना, तीनों प्रकार की इसमें से आ जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, वो छांटना है आपको। सवाल नंबर 125 है, इंपॉर्टेंट है, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, तो वो है एकमात्र इनमें से है, ठीक है ना, है एक ऐसा है। देखिए अब ये नहीं कहूँगा कि ये तीनों जो आपके सलजम षटकोण सपेरा है ये तीनों आपके घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण तो ये हैं, लेकिन महाप्राण भी होना चाहिए, ठीक है ना, महाप्राण भी होना चाहिए, दूसरा घोष भी होना चाहिए। तो ये जो है ये घोष में जाती है ना। बाद बाकी ये तीनों प्रकार के जो से हैं ये अघोष में आते हैं। अघोष वर्ण की संख्या है 13, यानी अघोष का मतलब होता है जिन्हें बोलते समय कंपन उत्पन्न ना हो स्वर तंत्रियों में, मतलब जो सघोष होता है उसमें स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। 126 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताइए। हिंदी में ज्ञानी का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो यही गलत है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ कैसे हो जाएगा भाई? नहीं हो सकता, तो बी बिल्कुल सही है। देखिए विसर्ग कंठ है, बिल्कुल ठीक है, संयुक्त में आएगा छत्रक, ये भी ठीक है। अगला कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 127 नंबर का आंसर बताओ। इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण में नहीं आती? 127 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महाप्राण यानी कि दूसरे नंबर पे आता है, कै खे गे घे ये चौथे नंबर पे आता है, महाप्राण है। चे छे झ है ना, चे छे झ ये चौथे नंबर पे आता है, ये जय नहीं है, क्योंकि एक चे के बाद में चे चे छे जय तीसरे नंबर पे आता है, तो ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है दोस्त, याद रखना ये अल्प प्राण में है, याद रखो। अगला निम्नलिखित में से अघोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। अभी आप लोग इतना पकड़िए, 126 नंबर क्वेश्चन, अघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। महाप्राण में दूसरा, अघोष में कौन सी कंडीशन आती है? 1 और 2,
अघोष वर्ण में आते हैं पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इसके साथ साथ में तीनों प्रकार की स 13 संख्या होती है। तो देखिए भाई, ये आपका जो ख है ना, ये महाप्राण भी है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता है वर्ग के अनुसार। देखिए क ख, तो ये महाप्राण में भी जाएगा और ये आपका अघोष में भी जाएगा, तो इसलिए आपका ए विकल्प सही है। आगे देखते हैं 128 नंबर में निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। 28 नंबर क्वेश्चन 128, महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो देखिए महाप्राण में है आपका बहभट्टी, ठीक है ना, बहभट्टी जो है वो महाप्राण की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए अगला कंडीशन देखिए, सभी महाप्राण वर्ण वाला समूह कौन सा है। महाप्राण यानी कि कौन कौन सा होना चाहिए, 2 व चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर चौथा लेटर, इसके साथ साथ में आपकी तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा ये भी होना चाहिए, है ना। सभी महाप्राण वर्ण दूसरा चौथा और दूसरा चौथा ये होना चाहिए। तो 129 नंबर में फिर कौन सा आंसर, देखिए ये रहे दूसरा, च छ ये भी दूसरा, ट ठ ये भी दूसरा, ये सभी जो ए ऑप्शन में लिखे हुए हैं ना सभी महाप्राण है। आगे निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है, जरा पहचानो। महाप्राण ट ठ, तो ट के बाद में ठ आ गया, ये रहा आपका। क ख ग ये तीसरा नंबर है, ये क पहला है तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अल्पप्राण में, ये पांचवा वर्ण है, पांचवा क वर्ग का पांचवा वर्ण है ये। तो 1 3 5 य र ल व सभी स्वर अल्पप्राण हैं, बाद बाकी बचे हुए महाप्राण की कैटेगरी में जाएंगे। आगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। सवाल नंबर 131, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो कहलाता है दोस्तों वो महाप्राण कहलाता है। अगला देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। जो महाप्राण जिनको बोलते समय ज़्यादा प्राण खींचे, तो ये दूसरे और चौथे से संबंधित होती हैं, आपका आंसर सी है इसमें। अगला देखिए, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है। किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन को पूछेगा, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर महाप्राण ही होगा क्योंकि दूसरा और चौथा बोला है। आगे बढ़िए, क व्यंजन कौन सा होता है। क व्यंजन तो मैंने आपको बताया था, क जो है 1 नंबर पे आता है और 1 और 3 और 5 ये अल्पप्राण आप कहेंगे, यहाँ तो अल्पप्राण ऑप्शन में नहीं है। इसके साथ साथ देखिए 1 2 तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण और सपेरा, ये 1 2 ये अघोष होते हैं, तो उस हिसाब से कै जो है वो अघोष हो जाएगा। 134 नंबर में आपका आंसर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष की कैटेगरी में आएगा, अर्थात जिसको बोलते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होगा। 135 नंबर सवाल है। तो देखिए अघोष की कैटेगरी में फिर से आप याद करिए 1 और 2 नंबर और तीनों प्रकार की स 1 2, तो च आप कहेंगे सर ये तो पहला ही ठीक है, ये क्योंकि ये तो पहला एक नंबर आ रहा है, ये फिर और बाद बाकी अलग हो जाएंगे, तो इस हिसाब से आपका आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। ये जो च है यही अघोष है यहाँ पे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, जरा छांटो 136 नंबर क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे हुए लगातार, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा था इस क्वेश्चन को। बताइए अघोष वर्ण कौन सा है, 1 और 2 नंबर पे आना चाहिए, तो कहेंगे सर पहला ही आ रहा है ना क, यही ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, आपका क ऑप्शन बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण कौन सा है, ये यूपी SSS ने पूछा था 137 नंबर क्वेश्चन को। अघोष वर्ण कौन सा है जरा देखो, तो मैंने आपको बताया था तीनों प्रकार की स और पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का और दूसरा वर्ण, तो उस हिसाब से आप कहेंगे सर ये डी वाला ऑप्शन अब की बार राइट होने वाला है। अघोष वर्ण यहाँ पे स है। आगे बढ़िए, अघोष वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है। अघोष सघोष खूब पूछे जाते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, आपके सामने चल रहे हैं क्वेश्चन। ये यूपी SSS युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो याद रखना अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष की बस एक बार फिर से घुमा दो, 1 2 है ना, 1 2, तो देखिए कै ख ये अलग हो जाएगा, गे तीसरे नंबर पे हो जाएगा, बे और भी ये पे देखिए पहले नंबर पे आएगा, पे फे यानी पे वर्ग से शुरू होगा, ओष्ठे का पहला ही है, तो इस हिसाब से आप कहेंगे सर ये तो 138 नंबर में आपका राइट आंसर ए है। अगला देखिए 139 नंबर क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा एक सुमेलित है अच्छे से। क्या गे अघोष है, तो आप कहेंगे अघोष में तो 1 और 2 आते हैं, ये तो गलत हो गया। ऊष्म में स आता है तो ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऊष्म में तीनों प्रकार की स आती हैं और है भी आता है,
फे अल्पप्राण गलत हो जाएगा, ठे सघोष हो जाएगा, गलत है, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों के बिना टकराए बाहर आती है? कौन सी यंत्रियां हैं या किस ध्वनि का उच्चारण होता है ऐसे, है ना, जहां बिना टकराए आए, बिना टकराए स्वर यंत्रियों से। जब भी स्वर यंत्री नाम आ जाए ना तो सोच लेना अघोष सघोष होने वाला है, लेकिन अगर टकरा के आएगी तो वो सघोष हो जाएगा, और बिना टकराए आएगी तो वो अघोष होगा, याद रखना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिना घर्षण के आएगी, याद रखना। आगे 141 नंबर देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो। मैंने आपको बताया था घोष का मतलब ही गूंज से होता है, तो जिनमें गूंज पैदा ना हो उसे नाम देते हैं अघोष, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा हो जाए उसे नाम देते हैं सघोष। तो आपका राइट आंसर 141 में बी है। अगला देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष की पहचान मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? तो वो बताई थी पहला दूसरा, उसके साथ चलेंगे 3 4 5 में से कोई सा, 3 4 5 में से इसमें कोई सा भी आएगा 142 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 4 5 और ये रे लेवे और है, ये सभी सघोष हैं। आप बताइए फिर कौन सा है भाई? ये रे लेवे 142 नंबर। आप कहेंगे सर ये रे लेवे, ये जो बे बट्टी है ना, ये 3 4 5 की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। आप कहेंगे तय थे, ये दूसरे में चला गया, पे पहले में चला गया, स इसमें हो नहीं सकता क्योंकि स सघोष है, तो ये बचा हुआ, सॉरी स अघोष है, तो ये बचा हुआ बे जो है वो अघोष है। 143 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? देखिए, या तो वो सघोष बोले या वो घोष वर्ण बोले, दोनों का नाम एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, या तो वो घोष वर्ण बोल दे या फिर सघोष बोल दे। तो जरा बताइए घोष वर्ण कौन सा है? 143 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो जय है ना, जय, ये आपका घोष वर्ण है, ठीक है ना। ये मतलब जय जो है, क्योंकि मैंने आपको इसका बताया था सघोष जो होते हैं या फिर जो घोष वर्ण होते हैं उसमें आता है 3 4 5 का, और ये रे लेवे और है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये च छ जय जय ये आपका तीसरे नंबर पे आता है दोस्त। आगे, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियां होती हैं दोस्त, वो होती हैं 52, अर्थात 52। अगला सवाल कर लीजिए, वह वर्ण कौन सा होता है? वह को कौन से वर्ग में रखा गया है? तालव्य, दंतोष्ट, ओष्ठ या फिर मूर्धन्य? MPSI एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर है वह को आप लोग दंतोष्ट बोलते हैं। आगे बोलिए, दांत और ओष्ठ होठ दोनों से वॉइस आएगी इसकी। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या नाम देते हैं? ना तो उन्हें स्वर बोलते हैं, ना ही उन्हें व्यंजन बोलते हैं, उनका नाम है दोस्त आयोगवाह व्यंजन, आयोगवाह। अयोग्य होते हुए भी साथ चलते हैं। देखिए, इस बिंदी का नाम है अनुस्वार, यानी ये वाली जो बिंदी है अनुस्वार बोलते हैं, ये वाली जो बिंदी है इसे विसर्ग नाम देते हैं दोस्त, विसर्ग बोलते हैं इनको, याद रखना। और ये दोनों क्या बोली जाती है? आयोगवाह बोली जाती हैं। लेकिन अगर ये लगा हुआ है दोस्त, इसे अनुनासिक बोलते हैं, या फिर इसे स्वनिम चिन्ह भी बोल देते हैं। अनुनासिक यानी नाक व मुंह दोनों से वॉइस आएगी। आयोगवाह किसे कहा जाता है? तो बताइए आयोगवाह निम्नलिखित में से कौन सा है? 147, अल्प प्राण को कहते हैं, महाप्राण को कहते हैं, नहीं संयुक्त व्यंजन को, आप कहेंगे सर विसर्ग को कहते हैं। ये वाली जो कंडीशन है ये आयोगवाह की है। अगला कंडीशन देखिए, हिंदी वर्णमाला में ये जो आपका ये अनुस्वार जो दिया हुआ है और जो विसर्ग दिया हुआ है, इसे किस में रखोगे आप? 148 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों को आप किस वर्ग में रखोगे? तो राइट आंसर जाएगा आपका आयोगवाह में। जीव के आधार पर स्वर के कितने प्रकार है? मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था भाई, जिव्या के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। जो अग्र होते हैं उसमें आपकी ई अग्र ई ए यानी ए आते हैं, ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर होता है ए, खाली ए, और पश्च स्वर में आपके पीछे आ, तो ये आ भी आता है, ये ओ भी आता है, ये पीछे ये पश्च में आते हैं, ओ भी आता है, ये ओ भी आता है, बड़ा ओ भी आता है। इसके साथ साथ में कुछ और भी आएगा भाई पश्चिम में, है ना, पश्चिम में कुछ और भी आएगा, तो यही आते हैं पश्चिम में, याद रखना ये चीज़, ठीक है। दूसरा, जिव्या के आधार पर स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, तो 149 नंबर में आपका राइट आंसर बी विकल्प था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयोगवाह कहा जाता है।
अगला सवाल है आयोग वह कहा जाता है, तो सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को। आगे, कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। मात्राओं का प्रयोग तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन उनका प्रयोग स्वरों में नहीं करते, तो आप कहेंगे सर ये दोनों हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इनका प्रयोग। आगे, हिंदी वर्णमाला में आयोग वहाँ वर्ण कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन कई बार आपके सामने आएगा तो भला कैसे उसका आप लोग रटोगे नहीं, तो सही आंसर है आपका आयोग वहाँ है ये दोनों, डी ऑप्शन। अगला सवाल 153 नंबर, इनमें से आयोग वहा स्वर कौन सा है। आयोग वहा स्वर कौन सा, 153 नंबर सवाल में आप लोग इसे आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब को देख के, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब को देख के। आगे, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये अनुस्वार और विसर्ग स्वर बोलते हैं ना, नहीं, व्यंजन नहीं, इन्हें क्या बोलते हैं, आयोग वहा, जो अयोग्य होते हुए भी साथ रहते हैं। अगला 155 नंबर में देखिए, दोनों फिर से वही पूछें कि ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं इन्हें क्या नाम देते हैं, इन्हें आयोग वहा बोलते हैं। अगला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया गया है, तो याद रखना इसमें 11 स्वर, ठीक है, इसमें 11 स्वर और 35 को स्थान दिया गया है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजनों को स्थान दिया है। टोटल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 आगत व्यंजन होते हैं जय और फय, 2 आयोग वहा होते हैं अय्या और ये अनुस्वार और विसर्ग, इसके साथ साथ में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे तो फिर ये 52 हो जाएगा। कंडीशन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव तालु को छुए बिना बगल अर्थात पास से हवा के साथ निकल जाए उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। तो पास में ला, पार्श्विक, पास ला, तो ये जो लय है ना, लय, ये पार्श्विक है। रे जो है वो प्रकंपित है, लुड्डित है। अगला, डे और ढ, इन दोनों को क्या कहा जाता है, 158 नंबर क्वेश्चन है। ढ और ढ इन दोनों को क्या कहा जाता है। इनको आप लोग विकसित वर्ण भी बोल सकते हैं, इनको आप विकसित वर्ण भी बोल सकते हैं। ये जो ड और ढ है इनको आप उच्छिप्त वर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इनको आप उच्छिप्त, जिह्वा ऊपर जाएगी एकाएक झटके के साथ नीचे आएगी इन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है ना, याद रखना। और ये ट वर्ग अर्थात मूर्धन्य की कैटेगरी में शामिल होते हैं। इन्हें विकसित वर्ण भी बोला जाता है और इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी बोला जाता है, फेंका हुआ व्यंजन भी इन्हें बोला जाता है। आगे, चय, छय, जय और झय, ये किसके उदाहरण है। चय, छय, जय, झय, तो मैंने आपको बोला था, चम्मच लगी तालू में, चम्मच ऊपर गई, है ना, चम्मच ऊपर गई, चम्मच से रसगुल्ला खाया, स्पर्श चल रहा है भीतर, संघर्ष चल गया, तो स्पर्श संघर्षी है, ये स्पर्श संघर्षी में आते हैं, याद रखना, ठीक है ना। स्पर्शी में कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग, केवल 6 वर्ग को छोड़कर जो सारे वर्ग हैं उनके पहले 4 वर्ण स्पर्श की कैटेगरी में आते हैं। संघर्षी में जो आपके शामिल हो जाएंगे, ऊष्म संघर्षी, है ना, तीनों प्रकार के सय इत्यादि वगैरह हो जाएंगे। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। वर्ण, पक्षी में कितने वर्ण हैं ये आपसे पूछेगा, बताइए पक्षी में कितने वर्ण हैं। इसका आप लोग तोड़ लो भैया, ये टूट जाएगा पे प्लस ए में, प्लस छत्रक टूट जाएगा, जो छत्रक टूटेगा वो आधे कै प्लस से में टूटेगा षटकोण वाली में, प्लस जो आपका बचा हुआ ई है तो ये आपका ई इस प्रकार से लिख जाएगा 1 2 3 4 5, 5 है भैया, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है, वर्ण अगर आपसे पूछे तो, ठीक है। आगे, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ, तो एक ही शब्द है, ये अंडा, डंडा, ठीक है ना, अंकी बिंदी ऊपर, ये भी ऊपर, ये नहीं हुआ। आगे, पंचम अक्षर का 161 नंबर, 161 नंबर पंचम अक्षर, आप कहेंगे सर गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। तो देखो, पंचम वर्ण यारा संपदा, अंकी बिंदी भी आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है भैया,
ये पंचम वर्ण थोड़ी ना होता है, ये वाला जो है ये गलत है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका प्रयोग नहीं हुआ 161 में, बी ऑप्शन में। वर्ण के कितने भेद हैं, 162 नंबर सवाल है और ये आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर जाएगा, वर्ण के भेद होते हैं दो, एक स्वर एक व्यंजन। अगला, कामता प्रसाद गुरुजी ने वहाँ आधार पर या फिर वहाँ प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने हैं। तो याद रखना इन्होंने भी दो भेद माने हैं, स्वर और व्यंजन। आगे, शब्दकोश में पहले आने वाला वर्ण कौन सा होगा। तो शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा वक्त, ये वाला अदक है। आगे, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। 165 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, हम नहीं पढ़ सकते जब तक हमें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान ना हो, तो यहाँ आपका डी विकल्प हो जाएगा राइट। रे प्लस में इसका रूप क्या होगा। रे में आप लोग मैं बनाओगे तो ये जो रे है वो ऊपर उड़ जाएगी, ये इस प्रकार से आपका बनता हुआ दिखाई देगा, ध्यान से देखना ये, ठीक है। आगे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन। तो ये वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पंचम जो अक्षर होते हैं ये अनुनासिक व्यंजन भी बोले जाते हैं। यहाँ वॉइस नाक व मुंह दोनों से आएगी। अनुस्वार किस प्रकार का सूचक नहीं है, हिंदी में अनुस्वार किस प्रकार का सूचक नहीं है, ये बताइए, ठीक है ना। अनुस्वार जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये में नहीं है, ये याद रखना, जबकि अंत्यस्थ व्यंजन है ये। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की मूर्धा भी है, दंतोष्ठ्य भी है, कंठ्य भी है, ग्रीवा नहीं है भाई। तो ए ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा, ये सभी है बाद बाकी। हिंदी की स्पर्श होनी चाहिए, घोष होनी चाहिए, महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिस एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, स्पर्श भी होनी चाहिए, ठीक है ना, कैसे मैं तक वहाँ शामिल होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये जो है घोष वर्ण भी होना चाहिए। घोष का मतलब आप लोग समझ जाइए, 3 4 5 में से कोई सा हो। महाप्राण में 2 और चौथा नंबर होना चाहिए। तो पे फे बे भे, भय जो है वो चौथे नंबर पे आएगा, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो बै बकरी है ये वर्ण किसकी कैटेगरी में जाएगा। तो पे फे बे भे बे, पे फे बे तीसरे नंबर पे आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि अल्पप्राण होगा। तो देखिए, अल्पप्राण के सारे ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्पप्राण के साथ साथ में जो बै है क्या वो दंतोष्ठ्य होता है, दंतोष्ठ्य होता है वे और फे, ठीक है ना। दंतोष्ठ्य चलो स्पर्श में भी आ जाएगा। घोष क्या वो 3 4 5 में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। निर्नुनासिक भी है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट कर दो। अगला, कै व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 172 नंबर क्वेश्चन है। जो कै है वो कंठ्य है, अल्प प्राण है, ठीक है ना, आघोष है, स्पर्शी है, ये वाला बिल्कुल बहुत सिंपल पूछा है ये तो। अगला देखिए, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए स्वर बोला गया है, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, ये 5 प्रकार दिए गए हैं। डी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है। आगे देखते हैं, वे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। वे और फे मैंने बताया था, दांत प्लस ओष्ठ के मेल से इसका उच्चारण होता है, तो सी ऑप्शन कर देना राइट। अगला सवाल, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से से संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या नाम दिया जाता है। तो ऐसे उच्चारण स्थान को जो नाम दिया होता है वो वृत्तस्य व्यंजन दिया होता है, सज र ल न, स जय र ल न, है ना। तो इस प्रकार से स जय र ल न ये आपके वृत्तस्य व्यंजन है, स जय र ल और न, सज र ल न, ये याद रखना। आगे बढ़िए, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, 176 नंबर क्वेश्चन। दांत प्लस ओष्ठ से जिसका संचार हो, तो वे और फे में आता है, लेकिन फे ऑप्शन बाद में चुनना है, पहले वे को प्रायोरिटी देनी है, याद रखना। तो ए विकल्प आपका राइट है। हिंदी शब्दकोश में छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छत्रक मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाई है उसमें बताया था, छत्रक का जो क्रम है वो कै के बाद आता है, क्योंकि छत्रक जो बना हुआ है वो कै प्लस षटकोण के मेल से बना हुआ है, तो कै उससे पहले ही आता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है। तो प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है, ठीक है, जरा बताइए।
आपसे पूछेगा पूरा कौन सा है इसमें, तो पूरा है उसमें र। आप कहेंगे सर र तो आधा नहीं, ये जो पे है वो ऐसे लिखा जाएगा प्लस र आएगा ये वाला, तो इसमें पूर्ण वर्ण जो है वो र होगा। अगला देखिए, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, 179 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ देखिए मूर्धा र उड़ रहा है ऊपर, क्रम में र है, मात्र में र है, ये नहीं है इसमें, ये इसमें री की मात्रा ना कि र की मात्रा। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, तो मैंने आपको ड और ढ की डेफिनेशन बताई थी। उच्छिप्त तो जिह्वा ऊपर जाएगी, उछल के आएगी एकाएक झटके के साथ नीचे। तो दो व्यंजन होते हैं उच्छिप्त, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके नीचे जो बिंदी है इसे नुक्ता कहा जाता है। अगला देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब उसे नाम क्या दिया जाता है, उसे युग्मक ध्वनि नाम दिया जाता है, या द्वित्व भी बोल सकते हैं, द्वित्व व्यंजन भी बोल देते हैं। निम्नांकित में से अल्प प्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए। तो अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, अघोष में 1 व 2 आता है। तो कौन सा है इसमें से, चैच है। अब जरा बताइए, टैट है तो ये अल्प प्राण नहीं है, ठीक ना। चै छ जय ये भी नहीं है। तो 182 में फिर है कौन सा, ये रहा के और तय, ये दोनों हैं अल्प प्राण। निम्नांकित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन दोनों है, 183 नंबर क्वेश्चन है। सघोष भी है महाप्राण भी है, ठीक ना। सघोष में आप लोग ऐसे समझिए, समझ के चलिएगा, 3 4 5, तो 3 4 5 यानी च छ झ, ये आपका बी विकल्प बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ये सघोष भी है महाप्राण भी है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। स्वर रहित अर्थात जिसमें व्यंजन यानी जिसमें स्वर नहीं शामिल होगा। अब जिसमें स्वर शामिल नहीं होता, जैसे मान के चलना ये इसमें स्वर रहित करना है, यानी स्वर के बिना लिखना है, तो इसे नाम हलंत देते हैं। अगला, निम्नांकित में से व्यंजन स्पर्श संघर्षी, स्पर्श के साथ संघर्ष है ना। तो स्पर्श के साथ संघर्ष च छ जय झ, यानी प्रत्येक वर्ग के 4 व्यंजन पहले, 6 वर्ग के प्रत्येक वर्ग नहीं 6 वर्ग के पहले 4 व्यंजन स्पर्श संघर्षी हैं, याद रखो। अगले, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में मौजूद हैं, 186 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये रे कै च पै द, कै च पै द, ये आपके सभी स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मैं तक होते हैं, ठीक ना। कैसे लेकर मैं तक, देखो ये है नहीं आएगा इसमें, याद रखना ये चीज़ भी। यहाँ ये और से उसमें शामिल नहीं होते, ठीक, रह शामिल नहीं होता, इस प्रकार से कुछ ना कुछ कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, जिसको बोलने में संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्षी व्यंजन कौन सा बोला जाता है, 187 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, तीनों प्रकार की से और है, ये संघर्षी भी बोले जाते हैं, ये ऊष्म संघर्षी भी बोले जाते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन सा है, 188 नंबर क्वेश्चन। 188 नंबर में तीनों प्रकार की से और है आता है, ये संघर्षी होता है। 189 अर्ध स्वर अर्थात जिसे आधा स्वर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा रखा जाता है, ये और वह रखा जाता है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ आपका 189 के लिए सी विकल्प राइट हो जाएगा। ये रे ले वे होते हैं वैसे अर्ध स्वर में। आगे रे का विवरण कौन सा होता है, जो रे है वो किसकी कैटेगरी में जाएगा। देखिए, वृत्तस्य तो होता ही है, लुड्ढित भी बोलते हैं, रे को सघोष भी बोलते हैं, अल्प प्राण 1 3 5 में भी आ जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण में यह रे ले वे आता है, ठीक है ना। तो ये आपका ए विकल्प ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, पास में ला, तो पार्श्विक व्यंजन ले हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला शब्द है। तो देखिए, ये दीर्घ मात्रा एक ये रही और एक ये रही, इसका आंसर जाएगा ए व बी दोनों। दीर्घ मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा, जिसको मात्रा काउंटिंग करते समय 2 मात्रा आएंगी। अगला देखो, स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि 193 में कौन सा है। तो देखिए, अघोष भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, कंठे कै खे गए, तो कै खे देखो दूसरे नंबर पे आएगा, ये कै खे, खे जो है ये कंठे में भी आएगा। स्पर्श व्यंजन कैसे, मैं तक भी है ना। अघोष भी है क्योंकि 1 2 अघोष होते हैं। महाप्राण भी है, महाप्राण 2 4 की कैटेगरी में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 194 नंबर क्वेश्चन। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को अघोष और सघोष 2 पार्टों में बांटा गया है। अगला, हिंदी वर्णमाला में जो छ है ड है, इसके बीच में कौन सा अक्षर शामिल होता है, च छ, इनके बीच में कौन सा, 195 नंबर क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखें तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार इन दोनों के बीच में जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा इसके बीच में बी वाला ऑप्शन। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें से।
195 नंबर में यहाँ, ठीक है। अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो अंत्यस्थ यर लेवे 4, ऊष्म तीनों प्रकार की से और है ये भी 4, 4 4 हुए 8। हिंदी शब्दकोश में क के बाद आने वाला जो व्यंजन है वो कौन सा है? तो क के बाद में जो हिंदी शब्दकोश में आएगा डिक्शनरी में वो छत्रक आएगा, यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 197 नंबर क्वेश्चन में। 198 नंबर देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण अर्थात जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलता है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। सही आंसर इसमें है। अगला, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। मानक रूप वाला वर्ण इसमें से कौन सा नहीं? जैसे माना नहीं गया है, तो देखो ये रे भक्त, इसे माना नहीं गया इसलिए मानक रूप वाला वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल, संबल जो है वो ध्वनि का कौन सा है? तो वो संप्रतक है। संप्रतक युग्मक नहीं है, एक जैसे नहीं है, ये संयुक्त भी नहीं है, द्वित्व भी नहीं है। आगे, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, ये क्या कहलाता है भाई? तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, याद रखना, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला, वह व्यंजन है किस प्रकार का है भाई? वह जो है वो व्यंजन है। 202 नंबर क्वेश्चन, तो ये अंत्यस्थ, ये लेवे अंत्यस्थ है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 203 नंबर क्वेश्चन, तो प्रसन्नता, न आ रहा, न 2 बार, तो ये युग्मक ध्वनि हो जाएगा प्रसन्नता। अगला, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? क्रम पूर्वक अलग करना वर्णों को, तो वो कहलाएगा वर्ण विच्छेद, ठीक है। अगला, वे जो है उच्चारण की दृष्टि से क्या है? वे और फे ये दंतोष्ठ हैं, तो बी विकल्प सही है। 206, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दांत प्लस ओष्ठ दोनों से। वे अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहली प्राथमिकता वे को है, फिर बाद में फे को है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी की मैंने पहचान बताई थी, इसमें आपका चम्मच लगी, स्पर्श संघर्ष चल गया भीतर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ड़ और ध जो ध्वनियाँ हैं इनके विषय में कौन सा कथन विशुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो ये तालव्य ध्वनि थोड़ी ना है। चलिए, ये तालव्य च छ जय जय में आती हैं क्या? कौन सा कथन शुद्ध है? ये तो गलत है भाई। पहला तो ये मूर्धन्य और क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल ठीक है, मूर्धन्य भी हैं और क्षिप्त भी हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 208 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के इस टॉपिक से कंप्लीट, यानी आपका टॉपिक फिनिश हो गया। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।